हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी की ये दूसरी क्लास है। कल की क्लास हम लोग पढ़ चुके थे कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है, उसमें विकास की क्या प्रक्रिया है, कैसे चलती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, जिसे वृद्धि और विकास कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। अब उसी के आगे हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं, तो अपने नोट्स उसी के आगे लिखते हुए चलिए। कल का रिवाइज भी आपने कर लिया होगा आई होप, और अच्छे से उसको रिवाइज करते हुए चलिए, आपके बहुत अच्छे से एग्जाम्स होंगे। चलिए, और अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही साथ सब्सक्राइब करते हुए चलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं आज। चलिए, तो फ्रेंड्स, आज का ये सबसे पहले जो है कि एक क्रोक्रो मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है क्रोक्रो। तो उन्होंने बाल मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा है, चलिए देखते हैं। वो कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है, मीन्स साइंटिफिक स्टडी है, जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने क्या कहा कि बालक जब अपनी माँ के गर्भ में है, मतलब गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसी को कहेंगे बाल मनोविज्ञान। अब आगे चलते हैं, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले 16वीं सदी में, 16th सेंचुरी में, शाब्दिक अर्थ के आधार पर ये जो वर्ड है उसके बेसिस पे क्या कहा गया कि ये आत्मा का विज्ञान है। किन्होंने कहा? सबसे पहले प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट। इन्होंने माना कि जो मनोविज्ञान है वो है साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। फिर आगे टाइम बीता, 17वीं शताब्दी में किसने? इटली के मनोवैज्ञानिक थे पोम्पोनोजी। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, साइंस ऑफ माइंड और ब्रेन है। फिर आए 19वीं सदी में, तो अब जो वैज्ञानिक हुए कौन कौन? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, वाइफ्स, जेम्स अली आदि मनोवैज्ञानिक। उन्होंने कहा यह है चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। लेकिन जो इनकी डिफिनीशन थी चेतना का विज्ञान मानने की मनोविज्ञान को, वो कंप्लीट डिफिनीशन नहीं थी, ये आधी अधूरी इनकी थी डिफिनीशन। तो अपूर्ण होने के कारण, इनकम्प्लीट होने के कारण इसे इनवैलिड घोषित कर दिया गया, अमान्य मानी गई। फिर 20वीं सदी में क्या हुआ कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, साइंस ऑफ बिहेवियर माना गया। कि कौन कौन प्रमुख वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे? वो थे वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक और मैकडुगल। इन्होंने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। फिर फ्रेंड्स, विश्व की पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की वो कहाँ बनी, किसने बनाई? चलिए उसे देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारी पूछी जाती है कि विश्व की पहली प्रयोगशाला कहाँ बनी, इंडिया की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ बनी। तो ये भी सारी चीज़ें हमारा जानना ज़रूरी है, याद रखना ज़रूरी है। सारी चीज़ें जो भी हम बता रहे हैं वो सारी चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट है, और आप अपने नोट्स में हाईलाइट करते हुए चलिए, अंडरलाइन करते हुए चलिए। फिर आए विलियम वुंट। इन्होंने क्या किया? 1889 में, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग, कौन सा स्थान था? जर्मनी का लिप्जिंग नामक स्थान पर मनोविज्ञान की फर्स्ट लेबोरेटरी, प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। कहां पर की थी? जर्मनी के लिप्जिंग में। और इसको जाना किस नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है, कहा जाता है। तो एक चीज आपकी क्या हो गई कि विश्व की पहली जो प्रयोगशाला थी वो विलियम वुंट ने स्थापित की थी 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में, और इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। किसे? विलियम वुंट को। आगे चलते हैं, अमेरिका की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है?
आप चित्र में देख भी सकते हैं कि अमेरिका की जो प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी कुछ ऐसी ही थी। इसमें इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, मनोवैज्ञानिक काम कर रहे हैं। अमेरिका के प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना स्टैनले हॉल ने की थी। यह है स्टैनले हॉल की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, और वो कहां पर थी? अमेरिका में। फिर आते हैं अपने भारत की बात करते हैं। भारत में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित जिसने की थी वो थे नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। नॉर्मली इनको शॉर्ट में नाम इनका लिख दिया जाता है NN सेन गुप्ता या फिर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। आप दोनों याद कर सकते हैं या एक ही याद कर लीजिए तो शॉर्ट में भी आएगा तो आप उसको पहचान जाएंगे, NN सेन गुप्ता। कहां पर की थी? कोलकाता विश्वविद्यालय में की। फिर फ्रेंड्स आता है ये अधिगम या लर्निंग होता क्या है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगर आप कुछ सीखेंगे तो सीधी सी बात है कि व्यवहार में परिवर्तन होगा, बिहेवियर में चेंज होगा। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। आप हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लगातार कुछ ना कुछ आपके व्यवहार में उसके कारण जो सीखेंगे उसके कारण परिवर्तन आता रहता है। तो वही चीज यहाँ कही गई है कि अधिगम एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने। बुक उनकी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स जिनका यूपी बोर्ड है वो सारी ये सब जो किताबों के नाम होते हैं वो भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड का जब पेपर तैयार किया जाता है तो उसमें काफ़ी किताब के जो साइंटिस्ट की किताबें हैं उनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप तैयार करते हुए चलिए कि जो मैकडूगल की बुक थी वो क्या थी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। व्यवहार का जनक कौन है? जेबी वॉटसन। व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं जेबी वॉटसन, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। अधिगम के कार्य क्या है, विशेषता क्या है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। अधिगम या लर्निंग व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या होती है? ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसमें ये हेल्पफुल रहता है। क्या? लर्निंग। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है। जैसे ही जो बालक है या व्यक्ति है वो अधिगम करता है, लर्निंग करता है, कुछ सीखता है, तो वो खुद को भी जानता है, जानने के योग्य हो जाता है, और जो दुनिया है, वर्ल्ड है, उसको भी जानने के योग्य हो पाता है। रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। ये जो रटंत विद्या होती है उसको आप अधिगम नहीं कहेंगे। किसी चीज को सीखना ही अधिगम होता है, रटना अधिगम की श्रेणी में नहीं आता है। बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, वह स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। बच्चे कुछ ना कुछ क्यूरियस होते हैं चीज़ों को सीखने के लिए कि ये कैसे होगा। अगर उनको कोई आप बॉक्स दे दीजिए तो वो उसमें उसको खोलने में जुट जाएंगे, वो देखना चाहेंगे कि उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर। बालक के सीखने की प्रक्रिया स्कूल के भीतर और बाहर चलती रहती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि जो बालक है वो सिर्फ स्कूल के अंदर ही सीखेगा, वो स्कूल के बाहर भी काफ़ी चीज़ें सीखता है। उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट इसलिए देना ज़रूरी है, स्कूल के अंदर भी स्कूल के बाहर भी, कि वो एक अच्छा उसकी जो पर्सनैलिटी है, जो उसकी लर्निंग है वो अच्छी हो सके। कैसे? दोनों जगह उसको एनवायरनमेंट अच्छा दे करके, क्योंकि जो बालक के सीखने की प्रक्रिया है वो अंदर स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह होती है। सीखना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हो सकता है। अब आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि अगर उसको बोर्ड पे लिख के दिखा दिया गया कि हमेशा सच बोलो, हमेशा अपने आसपास क्लीन रखो, जब वो देखेगा कि आपके आसपास आप लोग कैसे करते हैं, कहते हैं ना कि बच्चे
बोलने पे नहीं सीखते हैं, आप क्या करके दिखा रहे हैं, क्या अपने जीवन में आप कर रहे हैं, उसके घर में कैसा बिहेवियर है, उसके टीचर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों से सीखता है वो। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से भी सीख रहा है और जो उसको सिखाने की कोशिश की जा रही है उससे भी वो सीख रहा है, तो वो दोनों रूप से सीखता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसको जो प्रत्यक्ष रूप से सिखाया जा रहा है उसी से सीखे, वो दोनों तरीके से अधिगम हो सकता है। अधिगम की एक उचित गति होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बहुत जल्दी बालक को क्लास में पढ़ा दी गई, साइंस का एक चैप्टर खत्म, आज बल कराया तो कल लाइट पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को एक सही स्पीड से पढ़ानी चाहिए, उचित गति होनी चाहिए किसी भी चीज़ को सिखाने में, किसी भी अधिगम को उसकी गति को एक कंट्रोल वे में होना चाहिए। अधिगम के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। अब अधिगम जो होता है उससे क्या होता है कि व्यवहार में जो चेंजेस आते हैं वो परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, फैक्टर्स कौन से हैं? अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, वो अधिगम को प्रभावित करता है। कैसा अनुभव उसको मिल रहा है उस चीज को करने पर। जैसे छोटी सी चीज है, अब बच्चे ने कभी मान लीजिए गरम प्रेस है, वो अगर वो छू लिया, वैसे तो छूना नहीं चाहिए, बच्चों से दूर रखना चाहिए, लेकिन मान लीजिए गलती से छू लिया या कुछ चीज़ ऐसी गर्म है, चाय का कप रखा हुआ, बच्चे ने छू लिया, तो वो एक अप्रत्यक्ष रूप से उसने चीज़ें सीखी हैं कि ये गर्म कप है, वो नहीं टच करेगा क्योंकि वो इससे पहले उससे जल चुका है। प्रशिक्षण, कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है, वो भी अधिगम को प्रभावित करती है। अभ्यास, कितना बार बार वो प्रैक्टिस कर रहा है, किसी चीज़ का अभ्यास कर रहा है, वो भी अधिगम को अफेक्ट करती है। बीमारी, बच्चा बीमार है तो वो भी अधिगम को इफेक्ट करेगी। बीमारी में उतनी एफिशिएंसी नहीं होगी उसकी सीखने की, गति धीमी हो जाएगी उसके सीखने की। संवेग परिवर्तन, कैसे इमोशनली चेंजेस आ रहे हैं, पता चला जैसे टीनेजर्स में क्या होता है कि भैया बहुत अंदर माहौल दिमाग में खराब चल रहा है, तो वो पढ़ाई से ध्यान भटक जाता है। तो टीनेजर्स को भी काफ़ी ये चीज़ देखनी पड़ती है कि वो अपने आप को अपने पढ़ाई पर फोकस कर सके। बाकी तो दुनिया जैसे चल रही है वो चल ही रही है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे ही, हमारा सीटेट आएगा ही, वो एक डेट फिक्स है, उसी दिन होगी। वो आपके दिमाग में इमोशनली आप कैसे चल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संवेग परिवर्तन से भी अधिगम प्रभावित होता है। परिपक्वता, क्या मैच्योरिटी लेवल है, उससे भी अधिगम इफेक्टेड होता है। मूल प्रवृत्ति, कोर टेंडेंसी क्या है किसी चीज़ को सीखने की, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अधिगम को प्रभावित करने के लिए। अब फिर से क्रो क्या कहते हैं, अधिगम क्या है, सीखना क्या है। हम लोगों ने शुरू में देखा कि मनोविज्ञान के बारे में उनकी क्या राय थी। अब क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्या है? एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं। कैसे नए नए तरीके कार्य करने के हैं वो सम्मिलित होते हैं इसमें, और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। अब क्रो क्या कहते हैं कि जो भी आपकी आदत है, ज्ञान है, अभिवृत्ति है, वो क्या करते हैं, इसमें कार्य को, इसका ये अर्जन है, एक्विजिशन है। इसमें क्या शामिल है, कार्यों को कैसे नए नए तरीके से आप कर सकते हैं, कैसे करते हैं, ये सारे तरीके, नए तरीके शामिल हैं। अब किसी कार्य को आप कर रहे हैं, उसमें जो ऑब्स्टेकल आ रही है, बाधा आ रही है, फिर उसको आप कैसे उसका निवारण कर रहे हैं, उसको दूर कर रहे हैं, और नई परिस्थितियां, कौन कौन सी और नई परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं, उसमें आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। उसके साथ एडजस्ट होना भी इसी अधिगम के ही तहत आता है। अब इन्हीं सारी चीजों को करते हुए आप अपनी जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं आपको कार्य करने में, और जो नई परिस्थितियां हैं उसमें आप अपना कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसके माध्यम से जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, वो व्यक्ति को अपने जो गोल है उसको पाने में समर्थ बनाती है।
कैपेबल बनाती है। ये कहना है क्रो का। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, लर्निंग are the acquisition of habits, knowledge and attitudes. It involves new ways of performing tasks and start with the person removing any obstacle or adjusting himself or herself to new situations. Through this, there is a continuous change in the behavior. It enables a person to achieve his intention or goal. गिलफोर्ड क्या कहते हैं? उनके अनुसार अधिगम क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। चेंजेस इन बिहेवियर ड्यू टू बिहेवियर आर कॉल्ड लर्निंग। फिर बीएफ स्किनर एवं गेट्स क्या कहते हैं? बीएफ स्किनर कहते हैं अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिवली अडेप्टिंग बिहेवियर। गेट्स कहते हैं अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। ये अनुभव को काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं गेट्स। अनुभव क्या होता है? एक्सपीरियंस। लर्निंग इज टू ट्रांसफॉर्म बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। कैसे? अनुभवों के कारण आप अपने बिहेवियर में चेंज कर रहे हैं, यही है लर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनमें लिंक शेयर भी कर दीजिएगा हमारा। थैंक यू। जय हिंद।